हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं या रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज में आपने लास्ट एपिसोड में रिडॉक्स अभिक्रियाओं की परिभाषा देखी, उसमें मैंने आपको यह भी बताया इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ये जो एपिसोड आप देख रहे हो, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर हम इनको ये भी बोलते हैं अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अंतः अणुक का मतलब है वो सारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिसमें एक ही अणु के अंदर एक परमाणु ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अलग परमाणु, एक विभिन्न प्रकार का परमाणु अपचयित होता है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले परिभाषा लिख लेंगे सभी। परिभाषा वो सभी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अणु के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ही यही है, एक ही अणु के अंदर उपस्थित एक परमाणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अलग प्रकार के परमाणु का अपचयन एक साथ हो जाता है। ये देखिए, इन सभी अभिक्रियाओं को हम अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं को अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में मुख्य अंतर क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर में लास्ट एपिसोड में हमने क्या पढ़ा, दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित दो अलग अलग प्रकार के परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित एक साथ हो जाते हैं। जबकि इस एपिसोड में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ही अणु के अंदर, मतलब अणु एक ही रहेगा, एक परमाणु का ऑक्सीकरण और दूसरे अलग प्रकार के परमाणु का क्या होगा, अपचयन होगा एक साथ। तो फिर हम इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है मुख्यतः वो विघटन वाली अभिक्रियाएं होती हैं। विघटन का मतलब होता है डीकंपोजिशन, जिसमें एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो मैं यहां पर नोट में मेंशन कर सकता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं मुख्यतया विघटन अभिक्रियाएं जिनको हम इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अभिक्रियाएं ही होती हैं जिनमें एक बड़ा अणु दो या ज्यादा छोटे अणुओं में
छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो इसके उदाहरण देखिए, मैं यहां पे कुछ लिखता हूं। उदाहरण, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण। जो इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, जैसे मान लेता हूं मेरे पास KClO3 है, ये पोटेशियम क्लोराइड के नाम से हम पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, KClO3। और जो KClO3 है वो यहां पर एक तो बना रहा है KCl और प्लस देखिए O2 बना लेता है। ऑब्वियसली अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैं इसको वापस यहां पे मेंशन कर लेता हूं KClO3, जिससे कि हमको एक तो KCl मिल रहा है और एक O2 मिल रहा है। और यहां पे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, अगर है तो फिर किस प्रकार की है। तो देखिए यहां अगर तुम क्लोरीन पर निकालोगे ऑक्सीकरण अंक, तो X ऑक्सीजन 3 इंटू -2, पोटेशियम क्षारीय धातु है तो +1, और सभी के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर होगा, तो X का मान +5 आ गया। तो पोटेशियम के ऊपर +1 आवेश, क्लोरीन पर +5, ऑक्सीजन प्रति परमाणु -2। प्रति परमाणु हमेशा लिखना है, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में ऑलरेडी नोट में बताया था। और पोटेशियम क्षारीय धातु +1, क्लोरीन -1, क्योंकि पोटेशियम पे +1 है तो क्लोरीन पे -1 होगा, और ऑक्सीजन पे प्रति परमाणु 0 हो। ये देखिए, अब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हो कि जो क्लोरीन है वो +5 से -1, ये देखिए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। और अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, इसका मतलब ये अपचयन है। ठीक है ना बच्चों? और ऐसे ऑक्सीजन -2 से 0, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। और अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो ये तो ऑक्सीकरण है। क्या देखा हमने? एक ही अणु में अर्थात KClO3 में दो अलग अलग परमाणु, मतलब क्लोरीन तो अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो रहा है। इसका मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मैं यहां पे निष्कर्ष लिख सकता हूं, उपरोक्त अभिक्रिया में KClO3 जो समान अणु है में उपस्थित क्लोरीन का तो अपचयन हुआ तथा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ। इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया को क्या बोलोगे? अंतः अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। ये देखिए बच्चों, पहचान में आ गया सभी को? और एक पॉइंट जो यहां पर आप नोट कर ही रहे हो, एक अणु से एक से ज्यादा अणु बने हैं तो विघटन हुआ, माने एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो गया। तो विघटन का ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और इसलिए हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रिया भी है। तो यही हमने यहां पर अभी नोट में लिखा था, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रियाएं मुख्यतः विघटन अभिक्रियाएं ही होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक अगला प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं अब बनाने के लिए। अब आप ये पहचानना कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है या इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ बच्चों, देखिए
जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास है C12H22O11, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराया गया और इससे आपको प्राप्त हुआ C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब आपको ये पहचानने के लिए बोल रहा है क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, अगर है तो फिर कौन सी। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस लिख लेते हैं, C12H22O11 और ये जल के साथ अभिक्रिया करके और C2 और इसको मैं लिख लेता हूं H6O बना रहा है। अब मैं प्रति परमाणु यहां पर ऑक्सीकरण अंक निकालता हूं। तो देखिए कार्बन, ये तो 12x, कार्बन का ऑक्सीकरण अंक x मान लेते हैं। हाइड्रोजन 22 इंटू +1, सारे अधातु हैं, हाइड्रोजन +1 ही होगा। और ऑक्सीजन 11 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 12x है ना। और ये हो गया आपका 22 और ये भी 22, इसका मतलब इसका मान तो 0 आ गया, x का मान 0 आ रहा है यहां पे। तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आ गया। तो प्रति परमाणु कार्बन पर 0 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। H2O में हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। अब आ जाइए यहां चेक करते हैं। तो ये 2x, हाइड्रोजन 6 इंटू +1 और ऑक्सीजन यहां पे -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x का मान कितना आ गया, -6 और +2, तो 2x का मान यहां पे आ गया -4, सही है, -4। तो x का मान कितना आ गया, -2। ये देखिए बच्चों, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन है 0 से -2, ये देखिए मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, और इसका मतलब क्या है, अपचयन। लेकिन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ना तो हाइड्रोजन के प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना ऑक्सीजन के हो रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक हाफ वाली अभिक्रिया है, मतलब या तो अपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहां केवल अपचयन हो रहा है, यहां केवल अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि पूरी अभिक्रिया नहीं है, इसका जो ऑक्सीकृत वाला भाग है वो यहां पर नहीं दिया गया। अतः ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है ना। और जो C12H22O11 है, हम उसको बोल सकते हैं, ये खुद क्योंकि अपचयित हो रहा है तो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार बता रहा है, ये ऑक्सीकारक है। और जो C2H6O है, एथिल अल्कोहल जिसको हमने बोला है, वो अपचयित उत्पाद है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी अभिक्रिया दी जा सकती है और वहां पर आपसे पहचानने के लिए बोला जा सकता है कि बताइए ये दी गई अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो मेरा जो टिप है आपको वो हमेशा ध्यान रखना, प्रति परमाणु आप सबसे पहले सभी के ऑक्सीकरण अंक लिख लोगे। इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण अंक में कमी या वृद्धि कहां हो रही है, और इससे हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। ठीक है, तो हमने इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स अभिक्रिया, उसका उदाहरण इस एपिसोड में देख लिया है। अगला जो एपिसोड मेरा देखने वाले हो आप, उसमें मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिनको हम स्वतः रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोलते हैं या असमानुपातन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं, तो वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को, इसको लिख लीजिए। कुछ और उदाहरण आप अगले एपिसोड में देखोगे।